हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। कंपनी लॉ को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी लॉ में आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों के प्रकार। भाई टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है, हाँ, अब वो टाइप्स ऑफ कंपनीज यानी कि कंपनी कितने प्रकार की होती है वो डिपेंड करता है अलग अलग बेसिस पर, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर या नंबर्स ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर और नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स हैं उनके जो नंबर्स हैं उनके बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कंपनी के कितने टाइप्स है वो पढ़ेंगे। पर कंपनी के टाइप्स पढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है वो ये है कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। वैसे क्लास 11-12 में ही कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ चुके होते हैं कि कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, बट फिर भी एक बार मैं आपको यहां पर रीडिंग लगवा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर है कंपनी और पार्टनरशिप। पहले इसको करते हैं। तो कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। सबसे फर्स्ट है मोड ऑफ क्रिएशन। कंपनी कैसे बनती है, बाय स्टैच्यू, बाय लॉ, और उसका इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी पे 2013 एक्ट लगता है, 2013 लगता है। पहले 1956 लगता था, वो खत्म करके 2013 में नया एक्ट आ गया। तो उस एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का, आरओसी जो होता है, उसके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो कंपनी का जो बर्थ है, इनकॉर्पोरेशन, वो बाय लॉ होता है। बट पार्टनरशिप जो है उसका इनकॉर्पोरेशन जो है बाय एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कर लो पार्टनर्स दो बीच में, जैसे मैं हूं, कोई योग बंदा है, हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, बिजनेस स्टार्ट करा दिया। इसके लिए ओनली एक एग्रीमेंट चाहिए। बट कंपनी के लिए पहले आरओसी के पास में कंपनी का फुली इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है हमको पूरी करनी पड़ेगी। तो कंपनी बनाना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पार्टनरशिप तो चलते फिरते बना सकते हैं कि लो भैया आ जाओ, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी पैसा होगा आपस में बांट लेंगे, आ जाइए। ओके, नेक्स्ट। और इसमें तो ओरल एग्रीमेंट भी चलता है पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन कंपनी में ओरल एग्रीमेंट नहीं चलता है, पूरा इनकॉर्पोरेशन होता है। क्योंकि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने नाम से सारा बिजनेसेस कर सकती है, अपने नाम से एसेट लायबिलिटी परचेज कर सकती है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। आइए लीगल स्टेटस पढ़ते हैं। लीगल एंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर। ये लीगल एंटिटी होती है, ये अलग होती है अपने मेंबर से। परपेंचुअल सक्सेशन, कॉमन सील होती है। देखो, सबसे पहले तो कंपनी का जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है ना, अपने नाम से सब कुछ कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ओके, बट उसको रन करने वाले जो लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो जो है आपके डायरेक्टर्स हो गए और शेयर होल्डर्स हो गए। बट कंपनी अपना खुद एक उसका एग्जिस्टेंस होता है, आर्टिफिशियल होता है वो, है ना, सामने नहीं होता है लेकिन होता है। ओके जी, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सील के थ्रू होता है। परपेंचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी बनी रहती है। जैसे आज के टाइम आप जाके रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लो तो आप उसके मेंबर बन गए, उसके शेयर होल्डर बन गए, आप उसके ओनर बन गए। लेकिन आपने जैसे किसी और को बेच दिया तो आप हट गए, कोई और आ गया। तो लोग आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी बनी रहती है। तो परपेंचुअल सक्सेशन रहता है। ओके, और लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, लेकिन जो पार्टनरशिप होती है वो एक फर्म होती है और ये पूरा का पूरा पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके जी, नेक्स्ट। लायबिलिटी। जो कंपनी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मैंने अगर किसी कंपनी में ओनर बन गया, कैसे बनूंगा, शेयर मार्केट में जाऊंगा, उसके शेयर्स खरीद लूंगा। तो अगर मैं उस कंपनी का ओनर बन गया तो अगर कल के दिन उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है या कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी, जितना पैसा मैंने लगाया है उतनी बस लिमिटेड लायबिलिटी होगी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गई और उसमें अगर मैं पार्टनर हूं और अगर वहां पर लोन वगैरह बहुत ले रखा था तो जो मांगने वाले वो मेरे घर भी आ सकते हैं और ये लीगली अलाउड है। तो पार्टनरशिप में जो ओनर है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो कंपनी होती है उसमें लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा लगा रखा है, केवल वो डूब सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आपके घर नहीं आ सकता कोई। ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या होती है, डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। देखो, डाइवर्स बिटवीन किस में होता है, ओनरशिप के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। मतलब आगे आएगा, एक तो होते हैं शेयर होल्डर, एक होते हैं आपके मेंबर, और
मेंबर मतलब आपके हो गए शेयर होल्डर हो गए, मेंबर हो गए और डायरेक्टर्स हो गए। डायरेक्टर्स में भी बहुत टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं जो आगे हम डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, वुमेन डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, है ना, बहुत टाइप के होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, चलाते हैं, एक तरह के एम्प्लॉइज होते हैं वो। ओके ठीक। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसमें जो है कॉमन ओनरशिप काम करती है। जो ऑनर होते हैं अधिकतर वही मैनेजर होते हैं, वही एजेंसी वगैरह के लिए पूरा का पूरा काम वही करते हैं, वही संभालते हैं और म्यूचुअल कंसर्न के ऊपर बिजनेस चलता रहता है। तो ये इसमें इतना नहीं है, बहुत बड़े लेवल का नहीं होता, ये बहुत बड़े लेवल का होता है। ओके नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स का मतलब जो आपका कंपनी में हिस्सा है क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हो? यस। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो आप आराम से अपनी कंपनी का आपने जितना भी शेयर खरीद रखा है, आपका हिस्सा जो है कंपनी का, वो किसी और को बेच सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो कुछ परमिशन लेके आपको बेचना होता है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आप अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के अंदर या तो पार्टनर की डेथ होगी या पार्टनर रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए बंदा है मिस्टर ए ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। अब मिस्टर ए अगर मर गया तो उसका जो बेटा है ना, जूनियर ए, वो ओनर बन जाएगा उस कंपनी में, जितना शेयर है उसके पापा का था उतना उसका हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर मिस्टर ए पार्टनर है और उसकी डेथ हो गई तो फिर बी उसकी जगह नहीं ले सकता, उसका बेटा उसकी जगह नहीं ले सकता। होगा क्या, वहां पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर बचे हुए हैं वो हिसाब किताब करके बी को निपटा देंगे कि ले जाओ भाई, तुम्हारा इतना हिस्सा होता है, ये ले जाओ, लेकिन तुम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके जी। नेक्स्ट नंबर्स ऑफ मेंबर। देखो पार्टनर्स कंपनी जो होती है उसमें डिपेंड करता है कि कम से कम मिनिमम नंबर्स कितने होंगे। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। तो शेयर होल्डर कितने होंगे कम से कम, तो वो डिपेंड करता है भाई कौन सी कंपनी है। तीन तरह की कंपनी, मेनली दो तरह की होती है। प्राइवेट कंपनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स के ऊपर बेसिस होती है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, और एक होती है आपकी अभी प्राइवेट का एक टाइप कर दिया गया ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लाया गया है। ओके आगे डिटेल में आएगा ही, ठीक है, अभी तो डिफरेंस बता रहा हूं। तो वन पर्सन कंपनी है तो मिनिमम एक मेंबर होना चाहिए, एक शेयर होल्डर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर मेंबर होने चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, 7। ओके ठीक है। और मैक्सिमम क्या लिमिट है, आपकी ओपीसी के अंदर 1 ही है, और आपकी प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, और पब्लिक में कितने भी हो सकते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम किस हिसाब से याद रखना है, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। अब मिनिमम बताता हूं, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7। मैक्सिमम बताता हूं, ओपीसी में 1, जो प्राइवेट है उसमें 200 और पब्लिक में आपका अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। तो ये हो गए नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन कंपनीज। अब आते हैं नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप। बेटा कब से पढ़ रखे हैं, मिनिमम नंबर कितने होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं 100। अब आप बोलोगे नहीं सर पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 50 होते हैं। यस, पहले 100 थे, बाद में उसको चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कर दिया 50। तो अभी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 नंबर्स हैं, पार्टनर हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप के अंदर। ओके नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज। क्या है रिसोर्सेज, लार्ज एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज स्पेशली इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी एज अ फंड कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक। रिसोर्सेज मतलब आपका मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन, ये रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज, इसके अंदर मेन आता है मनी, यानी कि कैपिटल। अब कैपिटल आएगा तो बाकी सारे रिसोर्सेज हम ला सकते हैं। पैसा होगा तो भैया मैन भी रख देंगे, मटेरियल भी ले आएंगे, मशीन भी ले आएंगे, मेथड भी जुगाड़ कर लेंगे, पैसा तो होना चाहिए। तो कंपनी के अंदर ये पैसा जो है अनलिमिटेड हो सकता है। अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा अपन रेज कर सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, पब्लिक में शेयर इशू करती है और वहाँ से फंड रेज कर लेती है। तो वो 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, है ना, बहुत बड़ा फंड 50-50 हज़ार करोड़ कंपनी उठा लेती है पब्लिक से, ठीक है, और शेयर इशू कर देती है, उसके बदले में डिविडेंड देती है कंपनी, मतलब लाभ में हिस्सा देती है अपने शेयर होल्डर को। तो 50,000 करोड़ आ गए, 800 करोड़ आ गए, तो बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। लेकिन प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है उसमें इतना बड़ा फंड नहीं होता है। जो पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाते हैं कि वो लोग होता है, और पार्टनर कम से कम होते हैं 2। अब 2 जने कितना लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं 50, वो कितना लाएंगे। पब्लिक कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर है शेयर होल्डर वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो पैसा कितना भी आ सकता है। ओके जी,
आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, फिर आगे आ जाता है, बस ये आप याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है इंट्रोडक्शन, कि भैया ये चैप्टर है क्या, अभी तो ओनली डिफरेंस बताया, तो इस चैप्टर के अंदर दे रखा है टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज दे रखी है वो दे रखी है एक तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। जो कंपनीज हैं वो दो टाइप की है, एक इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर, मतलब रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, आरओसी के पास में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहां पर कंपनी के टाइप्स क्या है, और एक है नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बेसिस पर। अभी मैंने आपको बताया 3 तरह की होती है, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। एक्चुअल में होती 2 ही है, प्राइवेट और पब्लिक। तो सर ओपीसी क्या है, वो प्राइवेट ही मानी जाती है, 1% कंपनी, ओके, वो पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो कंपनीज है इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर, है ना, ये देखो बेसिस ऑन द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वहां पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना और पूछ ले आपसे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, तो ध्यान से देखना कौन सी कंपनी पूछ रहा है, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे पूछ रहा है या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर। तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे पूछे तो कंपनी है 3 टाइप की, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनी। 3 तरह की कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनी कौन होगी, जो रजिस्टर्ड होगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वो रजिस्टर्ड होगी। स्टैच्यूटरी कंपनी कौन सी होती है, जिसके लिए कोई अलग से एक्ट बना हुआ। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती है, जो किसी रूरल के थ्रू बनी हुई है, पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के नियम होते थे, उनके अंतर्गत कोई कंपनी बनी, उसको चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो 3 टाइप की होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब लोगों ने जो शेयर्स खरीद रहे हैं, जो मेंबर्स ने, शेयर होल्डर ने शेयर खरीद रहे हैं, उनकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड होती है। इसमें क्या होता है, वो गारंटी दे देते हैं कि कंपनी का अगर वाइंडिंग अप होगा, कंपनी खत्म होगी तो हम इतना पैसा देंगे। कौन देगा गारंटी, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ओनर्स, तो वहां तक वो होगी। और अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती है, इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो सर ऐसे तो पार्टनरशिप होती है, हाँ ऐसी कंपनीज भी होती है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस बहुत कम है, रेयर है, देखने को मिलता है। ओके, आइए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर्ड कंपनी पढ़ेंगे। रजिस्टर्ड के अंदर फिर लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी पढ़ेंगे। तो आइए रजिस्टर्ड कंपनी पढ़ाता हूं। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट आर नॉन एज रजिस्टर्ड कंपनी। सर यहां पर बोला है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो नहीं बोला, तो बेटा इससे पहले एक्ट था 1956, तो कोई कंपनी 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड कंपनी है। अब वो एक्ट रहा नहीं, और 2013 के बाद में जितनी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ होगा। तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भले ही पुराने एक्ट में हुआ है, नए एक्ट में हुआ, वो क्या होगी, रजिस्टर्ड कंपनी होगी। ठीक है, इट इज अ ऑफिशियल सेटअप रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। जो फर्स्ट लेक्चर था ना, एक कंपनीज लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर डिटेल में बताया था आरओसी वगैरह क्या होता है। तो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसी भी कंपनीज को, तो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करा के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आरओसी से ले लिया हो, जिसने आरओसी ने इशू कर दिया हो, वो होगी रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी फर्दर 3 टाइप की होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज। अब तीनों का मतलब मैं पहले बता दिया हूं, फिर भी पढ़ा देता हूं, एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए, याद रहेगा। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो गया जो लायबिलिटी है वो शेयर्स जितने खरीदे हैं उतनी। मैंने अगर 10,000 के शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी में जो कि कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो मेरा 10,000 का लायबिलिटी बनता है। और अगर मैंने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जो गारंटी लेती है, और मैंने गारंटी दे रखी है कि इस कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा, खत्म होगी, तब मैं इतने पैसे दूंगा, तो ये गारंटी हो गई। और अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। अगर उस कंपनी को इस पंगा हो गया, कोई लायबिलिटी बन गई, तो वो कंपनीज के जो क्रेडिटर्स हैं वो मेरे घर पर आके पैसा मांग सकते हैं। यस, पार्टनरशिप की तरह हो गया ये ना, लेकिन ऐसा रियल होता है, ऐसी कंपनीज होती नहीं है। अब आइए कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर पढ़ा देता हूँ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 जितने भी एक्ट होते हैं, उन एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के अंदर उस एक्ट की टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी होती है। तो रजिस्टर्ड कंपनी
लिमिटेड बाय शेयर जो है उसकी सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 22 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन बना कराते हैं ना, तब एमओए और एओए बनाते हैं। तो एमओए के अंदर जो कंपनी की शेयर कैपिटल बताई हुई है उसमें एक शेयर कितने का होगा जो बताया हुआ है, बस वहीं तक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके, तो एमओए के अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है। द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर हेल्ड बाय देम सच अ कंपनी इज नॉन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जितना पैसा पर शेयर एक शेयर होल्डर को देना है वह लिमिट हो गई उस शेयर्स की, उस शेयर होल्डर के लिए लायबिलिटी हो गई। ठीक है, द लायबिलिटी कैन बी एनफोर्स ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनीज एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखो भाई, एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने अगर 8 रुपए मंगा लिए, 2 रुपए बाकी है, तो वो 2 रुपए अभी भी मंगा सकती है, वाइंडिंग अप पे भी मंगा सकती है। वाइंडिंग अप पे मंगाती है तो उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। कंपनीज अकाउंट्स हमने पढ़ा होता था, उसके अंदर होता था, आपको पता है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, याद होगा ना? यस, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं हम कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 21, उसमें 22 था या 21 है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर कहां तक लिमिटेड है? शेयर्स तक नहीं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कंपनी इज, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और उस एमओए में क्या लिखा हुआ है कि लायबिलिटी कितनी होगी? लायबिलिटी होगी कितनी? जितनी गारंटी दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? गारंटी। किसने? मेंबर ने। कब? कि भैया कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी का क्या होगा? वाउंड अप मतलब कंपनी जब बंद हो जाएगी, तब जो मेंबर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी को गारंटी दे रहे हैं कि हम इतना पैसा तुमको देंगे। ये होगी गारंटी, गारंटेड कंपनी, या फिर बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अनलिमिटेड कंपनी। एज पर कंपनीज सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 92 के अंदर जो अनलिमिटेड कंपनीज होती है उसकी डेफिनेशन दे रखी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कि अनलिमिटेड कंपनी या कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। एमओए के अंदर कोई लिमिट नहीं दे रखी कि मेंबर की लायबिलिटी कितनी है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। कितना भी पैसा मेंबर से कंपनी ले सकती है अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है आपका स्टैच्यूटरी कंपनी। मेन हो गया हमारा कौन सा? फर्स्ट, रजिस्टर्ड कंपनी। सेकंड नंबर आता है आपका स्टैच्यूटरी कंपनीज, यानी कि वैधानिक कंपनी बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको, जिसका जन्म कानून द्वारा हुआ है। देयर आर द कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट। ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं हुआ है, तो कहां हुआ है? अदर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर हुआ है। सर ऐसी कंपनी है? हाँ बिल्कुल है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका ये भी कंपनीज है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं हो रखा है। इनके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी। आइए मैं पढ़ा देता हूं। सो देयर आर द कंपनीज विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटर, मतलब जिसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि आपके पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास किया है, और आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें एमएलएज बैठते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने अगर ऐसा कोई एक्ट पास किया है और वो एक्ट जो है किसी कंपनी का निर्माण कर रहा है, तो स्टैच्यूटरी कंपनी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट, और उसके लिए जो एक्ट बनाया हुआ है वही उस कंपनी को चलाता है। एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं इस तरह की कंपनी के, स्टैच्यूटरी कंपनी के, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके लिए अलग एक्ट बना हुआ है। तो ये एक्ट जो बने हुए हैं ये केवल इसी कंपनीज के लिए बने हुए हैं, और इन कंपनीज को अपना स्पेशल एक्ट फॉलो करना है। इन कंपनीज को जो है कंपनीज एक्ट 2020 फॉलो नहीं करना, 2013 फॉलो नहीं करना है। इसके बारे में कुछ और भी बोला हुआ है। These are mostly concerned with the public utility, ये पब्लिक के लिए काम करती है। ऑब्जेक्टिव जो होता है इन कंपनीज का नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट सर्व पब्लिक। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज जो अधिकतर होती है, जिनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया हुआ होता है, इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, पब्लिक की सेवा करना होता है। जैसे नेता लोगों का काम होता है प्रॉफिट कमाना नहीं, जैसे स्कूल का काम होता है प्रॉफिट कमाना नहीं। अब पर्दे के पीछे क्या होता है वो नहीं कह सकता, लेकिन वास्तव में लीगली तो इनका काम
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीओ नाम का चैप्टर हम अकाउंटिंग में करते हैं। यस, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ ईच सच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द लेजिस्लेटर। और द ऑडिट ऑफ, अच्छा ऐसी कंपनी की ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। ये हमारे कॉमर्स वालों के लिए बहुत काम का काम है। कैग, कैग क्या है? ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। जैसे जितनी भी कंपनीज होती है ना, उसकी ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर करता है, जो कि सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म करती है, ओके, जिसमें बहुत सारे सीएज होते हैं। ऐसे कैसे जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है जिसका स्पेशल एक्ट द्वारा जन्म हुआ है, उन सब का ऑडिटिंग, उनके खातों की जांच पड़ताल करता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, आते हैं चार्टर्ड कंपनी पे लास्ट। अ कंपनी विच इज फॉर्म बाय द ग्रांट ऑफ द चार्टर्ड बाय द क्राउन, किसी राजा ने, किसी ने प्रिंस ने, किसी महाराजा ने दान दिया और बोला कंपनी बना लो भैया, तो वो हो गई आपकी चार्टर्ड कंपनी, है ना। ग्रांट ऑफ द चार्टर्ड बाय द क्राउन एंड विच इज रेगुलेटेड बाय द डेट चार्टर्ड इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। दीज आर कंपनीज विच इज क्रिएटेड अंडर द स्पेशल चार्टर्ड इशूड बाय द किंग। कोई स्पेशल चार्टर्ड इशू किया है किंग या क्वीन ने, उसके अंदर इसका जन्म होता है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के जो क्वींस है ना, किंग्स है, उन्होंने चार्टर्ड इशू करके इस कंपनीज का निर्माण किया है, ग्रांट देके, दान देके इन कंपनीज को बनाया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को साला हम तो लोग तो नहीं भूल सकते, बहुत परेशान किया है इसने, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।